हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेसन फर्स्ट बी। अभी यहाँ पर हम डस्ट ऑफ स्नो के, जैसे कि मैं इसे पढ़ा भी चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अटैच कर चुकी हूँ, हम इसके क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं। तो भाई अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर क्यों खड़े हो, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करें, तो ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, लेट्स बिगिन द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तो आपको थिंक अबाउट द पोयम लिखा हुआ है, लेकिन हमें इतना सोचना समझना है नहीं, बिकॉज हमने पोयम पढ़ रखी है ना, पक्की बात। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे। एक मिनट रुकिएगा, ब्रश तो हम लाए नहीं थे, सॉरी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जी हाँ आपसे ही पूछेगा ना, मुझसे तो पूछेगा नहीं। व्हाट इज अ dust of snow? What does the poet says has changed his mood? How has poet's mood changed? आपको बताना है। देखिए बड़े साफ शब्दों में लिखा है बाय द वे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि सबसे पहली चीज़ तो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या होती है। सेकेंड चीज़ कि किस बात ने कभी का मूड बदल दिया था, पूरी तरह से चेंज कर दिया था। कभी का मूड जो था कैसे बदला था, मतलब देखो पहली चीज़ तो ये कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। सेकंड चीज़ ये कि मूड चेंज क्यों हुआ था और किस बात से हुआ था। और तीसरी चीज़ ये कि अगर मूड चेंज भी हुआ था ना भाई, तो किस प्रकार का हुआ था, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में। तो इन तीनों सवाल के आंसर आप लोगों को देने हैं, आप दे देंगे पक्की बात। चलिए आंसर देखते हैं कौन याद करेगा कौन नहीं करेगा। द डस्ट ऑफ स्नो, हाँ समझाते जाएंगे, पूरा मीनिंग समझाएंगे, टेंशन ना हो। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए हम माफी चाहेंगे। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो, द सडन, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा अपन जूम कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है मुझे सही से। नहीं, मुझे अच्छा दिखाई देता है लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा है ना। ठीक है भाई, यहाँ थे हम लोग, ठीक है। द सडन सोअर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट मूड्स। थोड़ा थोड़ा समझते हैं ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो, पूरा पढ़ लें पहले। कितना लंबा लिखा है यार, है ना, लग रहा है ना। चलिए हमको थोड़ा नीचे करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। The poet's mood changed from sad to happy. He felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day. तो देखो वर्ब की अचानक बौछार से कभी का जो मिजाज है वो बदल गया। पहली चीज़ ये नहीं थी, पहली चीज़ ये थी कि जो वर्ब की धूल है ना, का मतलब है कि जो बर्फ के बारीक कण होते हैं, स्नो तो सुना ही होगा, हमें सभी को पता है कि जो छोटे छोटे लाइक बर्फ के कण होते हैं जो ऊपर से गिरते हैं, उनको ही बोला जाता है क्या, बर्फ़ की धूल या बर्फ़ के कण, उनको ही बोला जाता है डस्ट ऑफ स्नो। अब उन्होंने किया क्या, मतलब कभी का मूड चेंज क्यों हुआ है, क्या बात थी। तो वर्ब की अचानक बौछार से कभी का मिजाज बदल गया था, मतलब वो जिस मिजाज में थे वो मिजाज बदल चुका था। मतलब वो पहले से सैड थे लेकिन अब थोड़े से हैप्पी हो चुके थे। आगे देखें, कभी पहले उदास था, अब खुश महसूस हो रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। उसके अंदर एक प्रकार की आप कह सकते हैं एनर्जी आ गई थी एंड अब वो पूरे दिन से अच्छे से गुजारना चाहता था। मतलब जो बचा हुआ दिन है ना उसको सेव करके अच्छे से, क्योंकि वो पहले से सैड था लेकिन अब वो चाहता था कि थोड़ा सा अच्छा हो जाऊं, मतलब जो मेरा बचा कुचा दिन है ना उसको मैं अपनी ये सैडनेस में बर्बाद ना करूं। किस वजह से, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से। अब देखिए बस इतना ही पूछा था इसमें, तो हमने आंसर दे दिए कि क्या होता है कि क्या होता है, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स मतलब आप समझ सकते हैं कण, और फ्लैक्स ऑफ स्नो। आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ब के गुच्छे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ब के छोटे छोटे कण। द सडन सोअर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, द पोएट्स मूड द
चेंज द पोएट मूड्स। तो ये जो जैसे ही सो मतलब गिरते हैं दिखाते हैं, तो जो डस्ट ऑफ स्नो होती है उसकी वजह से ही जो कवि होता है एक अलग मिजाज में आ जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ डज फर्स्ट present nature in this poem? The following questions may help you to think of an answer। तो पूछा जा रहा है तुम लोगों से कि इस कविता में कवि जो है वो फ्रस्ट्रेटेड जो फ्रॉस्ट है, सॉरी जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, तो इस कविता में जो कवि फ्रॉस्ट है ना, उन्होंने प्रकृति का कैसा नज़ारा दिखाया है, क्या बताने की कोशिश करी है, नेचर को कैसे आपको बताया है, एंड आपको बताना है कि द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। और आपको बोला गया है कि ये जो प्रश्न दिए गए हैं इसकी मदद से आपको उत्तर सोचने में मदद मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं भाई क्या दिया हुआ है। What are the words that are usually named in poem? Do you think a crow is often mentioned in poem? What images come to your mind when you think of a crow? बड़ी अच्छी बात करी है कि ये जो पंक्तियाँ हैं, ये जो स्टोरी आपने पढ़ी थी कविताओं में, अक्सर किन पंक्तियों का वर्णन होता है? क्या आपको लगता है कि कोई का अक्सर कोई जो होता है, क्रो जो होता है, अक्सर कविता में जिक्र होता है? जब आप कोई के बारे में सोचते हैं तो आप मन में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं? आपके मन में पॉजिटिव विचार आता है, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होता है, या फिर नेगेटिव थॉट क्रिएट होता है? तो आप बताइए, आप अगर अपने माइंड में क्रो सोच भी रहे हैं या फिर उसकी इमेज बना रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्रो? मतलब क्या आपके मन में आ रहा है, नेगेटिव पॉइंट या पॉजिटिव? आई नो कि आप में से 99.5% ऐसे बच्चे होंगे जो नेगेटिव ही सोच रहे होंगे, राइट? क्योंकि वो एक आई थिंक सिग्नेचर होता है कि हाँ भाई क्रो है तो नेगेटिविटी तो होनी है। तो चलिए आंसर भी देख लेते हैं। जो फर्स्ट होते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस पोयम। उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से इस पोयम में प्रकृति को अलग तरीके से बताया है, एक अलग ही मैनर में बताया है। और सबसे बड़ी चीज़ तो जनरली पोइट्स टेक द वर्ड्स विच आर नॉन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटी लाइक पैरोट्स एंड ये क्या लिखा है, एंड पिकॉक। नो क्रो इज हार्डली मैंशन इन द पोयम। चलिए आपको देखिए इसमें ये पूछा था कि क्या इस पोयम में, ये जो पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है डस्ट ऑफ स्नो, तो इसमें क्या क्रो के बारे में मेंशन है? तो ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इसमें पैरोट जनरली पोइट्स जो होता है जो पोएम्स होती है उनमें जो वर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, विच आर नॉन फॉर देयर ब्यूटी। अगर हम ब्यूटी की बात करते हैं, हम उनको उनकी सुंदरता की वजह से जानते हैं एंड अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ की वजह से जानते हैं, तो उनमें अक्सर नाम आता है पैरोट, पिकॉक का, अकॉर्डिंग टू दिस पोएम एंड अकॉर्डिंग टू दिस आंसर। ओके, नो क्रो इज़ हार्डली मैंशन इन द पोएम। इस पोएम में जो क्रो है उनके बारे में मेंशन नहीं होता है। इन टाइप की पोएम है, मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटी एंड ऑफ कोर्स गुड क्वालिटीज़, तो हम लोग क्रो की बात नहीं करते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं भाई। या व्हेन वी थिंक, लिखा हुआ है व्हेन वी थिंक ऑफ अ क्रो, the image of a black bird with harsh voice comes in our mind, which is believed to be a symbol of bad omen। ठीक है, चलिए तो इसमें बोला है ओमन, यहाँ पर आपसे बोला है, देखिए यहाँ पर नहीं, कोई का शायद ही किसी कविता में वर्णन हो। जब हम कोई के बारे में सोचते हैं तो एक काला पक्षी जिसका कर्कश ध्वनि होता है, मतलब उसकी जितनी बेसुरी आवाज़ बोले तो होती है, जो हमारे जहन में आती है, कोई का अपस कुन लिखा है यहाँ पर की तरह माना जाता है। कुल मिलाकर एक माइंड में थॉट प्रोसेस होता है कि क्रो जो होता है नेगेटिविटी का प्रतीक होता है। जब भी हम लोग बात करते हैं क्रो की, तो हमारे माइंड में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, कर्कश ध्वनि सुनाई देती है और एक काला पक्षी दिखाई देता है कि भैया हमेशा हम लोग इसको नेगेटिव पॉइंट समझते हैं।
आई होप यू गॉट इट। मैं सारे क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चंस लिख रही हूँ। अगर तुमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए उसके लिए तुम्हें कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा कि मैम प्लीज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन कमेंट बिलो गाइस, जल्दी जाओ, अगर करोगे तभी वीडियोस बनेंगी और आंसर भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ओक और अ पाइन। चलिए, सो क्वेश्चन में पूछा है कि फिर धतूरे का पेड़ कैसा होता है। नाउ यू टेल मी कि आपने कभी भी धतूरे का पेड़ देखा है, हेमलॉक ट्री देखे हो आप लोग कभी? किस खूबसूरत पेड़ जैसे मैपल है, ऑक है या फिर पाइन है, इन ट्रीज को देखे हो आप लोग? बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इनका जो होता है साइन जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है। तो इनके बारे में क्यों नहीं लिखता है, सिर्फ उन्होंने हेमलॉक ट्री के बारे में क्यों लिखा है? सो आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक? बिना आंसर को देखे बताओ तो मजा आए। A hemlock tree is a poisonous tree with a small white flower। तो बढ़िया देखिए फ्लावर्स। तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करें कि भाई ये जो, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, अगर हम लोग बात कर रहे हैं हेमलॉक ट्री का तो इसे एक जहरीला पेड़ माना जाता है, जो मतलब अगर अपन इसको बोलते हैं ना, अगर हम धतूरे को खा लेते तो पागल हो जाते हैं। सुनिए आपने, ये कहावतें भी हैं, फैक्ट भी हैं। अगर कोई व्यक्ति धतूरा खाता है तो वो पागल हो जाता है, ठीक है। माना शंकर जी को धतूरा चढ़ता है, वहाँ पर उसका महत्व बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे देखें और अगर ऐसे खा लें तो आप पागल हो सकते हैं। विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, तो उसमें सफ़ेद कलर के ऐसे लंबे लंबे फूल होते हैं जो शंकर जी पे चढ़ाए जाते हैं। और आजकल शंकर जी का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ रहा है प्रदीप मिश्रा जी की वजह से। तो कहीं ना कहीं अभी पॉजिटिव साइंस आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव साइन कर रहा होगा। लेकिन अगर आप ऐसे बात करते हैं और धतूरे की बात होती है, हिंदी कविताओं में भी कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं, रस में और अलंकार में बहुत सारी जगह, तो हमेशा इसका नेगेटिव मीनिंग ही निकला है हेमलॉक ट्री का। ओके, द पोएट डज नॉट चूज मैपल, ऑक और पाइन लाइक अ ब्यूटिफुल ट्रीज, इंस्टीड ही चूज्ड द हेमलॉक ट्री टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग। तो बोला जा रहा है कि धतूरा जो होता है एक बिसैला पेड़ होता है, एक मतलब आप मैंने बोला ना जहरीला पेड़ होता है जिस पर छोटे सफ़ेद फूल होते हैं। कभी मेपल ओक पाइन जैसे सुंदर पेड़ों को नहीं चुनता है, बजाय इसके वो क्या करता है, वह धतूरे के पेड़ को अपना मूड और मनोदशा दर्शाने के लिए चुनता है और उसकी वजह से उसका मूड चेंज भी हो जाता है। जबकि जो धतूरा होता है वो नेगेटिव साइन होता है, बट फिर भी उसका मूड चेंज हो जाता है। सो देखा, इसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा कि जो चीज़ें बनाई गई हैं कि भाई ये गलत ही है, इनसे नेगेटिविटी ही आती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने मूड पर होता है, जैसी अपनी मेंटलिटी होती है वैसे ही चीज़ें कन्वर्ट होती है हमारे माइंड में। जैसा जैसा आप सोचेंगे वैसा वैसा आपके साथ होगा। एंड यही जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो इस पोएम के थ्रू आपको बताना चाहते हैं। What do the crow and hemlock represent, joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shake off a hemlock tree stand for? चलिए इसका आंसर देखते हैं भाई। चलिए, इसमें पूछा ये गया है कि जो कौवा होता है और धतूरे का पेड़ मतलब बताता क्या है, दर्शाता क्या है, खुशी या फिर दुख? बताइए, मैंने तो बता दिया है पहले। और जो धतूरे का पेड़ होता है, जो कौवा जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिराता है, इस बात का क्या संकेत है? बस The crow and hemlock tree represent sorrow and depression felt by the poet in this। यार ये कट गया है या फिर वाइट हो गया है, चलिए ठीक है। इन दिस ये लिखा है, ये कुछ ऐसा, ये आई थिंक एम है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड लिखा है ना, वर्ल्ड लिखा है, तो यहाँ पर आई थिंक एम है, मटेरियलिस्टिक ही है, वो एम है जो मिसिंग है उसमें, ठीक है। तो इसमें ये
बोल रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। इसमें ये बोल रहे हैं कि कौवा और धतूरे का जो पेड़ होता है वो दुख अवसाद का प्रतीक होता है। अवसाद क्या होता है? डिप्रेशन। लाइक आप लोग बोलते हैं ना, यार मैं बहुत ही डिप्रेस फील कर रहा हूँ, बहुत ही लो फील कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दैट, तो उसको अवसाद बोलते हैं इंग्लिश में। कभी इस संसारिक दुनिया का महसूस कराता है, मतलब ये जो लाइक सोसाइटी है, इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचर, जॉय ऑफ एनर्जी। द डस्ट ऑफ स्नो दैट grows sack of hemlock tree means from the sad moment the poet फिर ये अरे यार हाँ, entering here I think, entering into, हाँ, time full of optimize, चलिए ठीक, वो एंटरिंग ही है, मुझे लगा इंटरेस्टिंग है, सॉरी। इसको कहाँ करूँ मैं अपने आप को? चलिए, खाना पीने खा के आए हो ना, बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर होते हो तो बता दिया करो, चेयर अप करने के लिए भी मैं हूँ, ठीक है। कभी इस लाइक जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसे महसूस कर रहा होता है। वर्ब के जो गुच्छे होते हैं प्राकृतिक खुशी एवं स्तूफी का प्रतीक होता है। जो कौवा होता है ना, वो क्या करता है, एक वर्ब के गुच्छे को धतूरे के फेट से हिलाकर, मतलब कौवा कहाँ बैठा होता है, हेमलॉक ट्री पर, वो ऐसे हिलता है तो वो जो है डस्ट ऑफ स्नो जो है जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके ऊपर गिरता है, ठीक है। तो यह प्रतीक है कि प्रकृति के छोटे से काम से ही कभी दुख और अवसाद से जो घिरा हुआ होता है वो इसमें स्फूर्ति भर जाती है, लाइक एनर्जी भर जाती है, और अत्यधिक वह कैसा हो जाता है, मतलब वो पॉजिटिव तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से सोचने लगता है। दैट्स इट अबाउट इट। ज़्यादा कुछ नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस कम आते हैं तो मैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं बता भी नहीं पाऊँगी, और जो उसमें लिखा हुआ है वो मैंने इतना तो आपको समझा ही दिया है। क्वेश्चन कहाँ गया यार इसका? यस, ये है क्वेश्चन। चलिए, आई थिंक ये सेकंड या फोर्थ ही है, बस इतने ही है क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपसे कि हैव 3 बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, होपलेस या हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर ही होगा ना, कटा हुआ है इसमें भी, मूवमेंट दैट चेंज योर माइंड दैट डे। आपको बताना है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि कभी आपने ऐसा होपलेस और डिप्रेस्ड फील किया है कि अवसाद वाली फीलिंग आ रही है, निराशाजनक स्थिति बन रही है, कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि किसी चीज़ से या सिमिलर मूवमेंट आपके साथ बन रहा है, तो क्या आपका मूड चेंज होता है दैट डे, उस दिन? कभी कभी हमारा मूड ख़राब होता है ना। चलिए ठीक है, तो लेट्स सी ये लोग क्या बोलते हैं। खैर मेरे साथ तो ऐसा कई बार होता है, और आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसने अभी 10th के बच्चे बैठे हैं, भैया डिप्रेस कैसे फील ना करे, है ना। डिप्रेस तो फील किए होंगे। पीछे का बैकग्राउंड मत देखना, देखने लायक नहीं है ना। देयर हैव बीन, कुछ और चेंज करें, एक ही एक कलर से मज़ा नहीं आता है मुझे लिखने में, है ना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। क्या आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आपने बहुत ही डिप्रेस फील किया है, निराशजनक मतलब अनुभव कर रहे होते हैं? क्या आपने भी कुछ ऐसा ही लाइक मूवमेंट आपके साथ हुए, मूवमेंट में आपने आपको ऐसा अनुभव हुआ है जिसने आपका मिजाज बदल दिया है? बताइए। मतलब कभी कभी लगता है ना, लगता है बिल्कुल लगता है। देयर हैव बीन innumerable times when I too have felt depressed and hopeless. I sometimes get upset by the selfish behavior of people, and sometimes due to some on conduct during the lockdown period. I took gardening as my hobby. Seeing the plants and grow make me feel better. If it helped me reduce my anger and stress. Guys, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस इसमें आंसर लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ। वरना मुझे जब गुस्सा आता है और जब मेरा मूड स्विंग्स होते हैं ना, है ऐसी किड़मिड़ी छूटती है ना, क्या ही बोले। आपके साथ भी यही होता है। आई नो यार, मैं आपकी सिचुएशन से निकल के आई हूँ तो मुझे तो पता होना चाहिए। अब आपसे पूछती हूँ, बताओ, अगर
आपको लाइक फील होता है या आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग वेरी लो, होपलेस, तो आप उस टाइम पर क्या करते हो, अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए मैं, ठीक है। अब देखिए, ऐसा कई बार हुआ है जब मैं बहुत दुखी और निराश होता हूँ, तो कभी मैं लोगों के स्वार्थपन की वजह से परेशान हो जाता हूँ, तो कभी अपने खुद के व्यवहार से। या इट इज़ हैपन टू मी। लॉकडाउन के समय मुझे बागवानी का शौक था। बागवानी उसने बोला था, गार्डनिंग का शौक था, मतलब कि पेड़ पौधे लगाना, उनकी सेवा करना, पानी देना, ये वगैरह वगैरह। अपने लगाए हुए पौधों को बढ़ता हुआ देखने से अब मैं कम परेशान होता हूँ। इस शौक से मेरा गुस्सा और तनाव कम कर दिया गया है। मतलब ये उसने तरीका निकाला कि लॉकडाउन का टाइम था, तो उसके लगा कि यार गुस्सा है, तो मैं इस तरीके से अपने गुस्से को शायद शांत कर सकता हूँ। एंड उसका ये एक तरीका बन गया कि हाँ, अगर मुझे गुस्सा आएगा, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग होपलेस, तो वहाँ पर मैं ये करूँगा तो मैं शायद कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, और शायद मैं अपने गुस्से को शांत कर सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप लोग क्या करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलना है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे भी जानना है कि आप लोग कैसा फील करते हैं और उस चीज़ से निकलने के लिए क्या करते हो, प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है तो मैंने पोस्ट में बता दिया है, आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा। मैं मिलती हूँ आपको, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू।